केस शुरू करना है। ठीक है बिल्कुल सेम तरीका है जिस तरह अभी तक करके आए हैं, सिर्फ इसको एज अ स्पेसिफिक सेपरेट केस आपको पढ़ना पड़ता है, कॉपर टू सल्फेट की यूजिंग इनर्ट इलेक्ट्रोड्स, और यही कॉपर टू सल्फेट की इलेक्ट्रोलिसिस यूजिंग रिएक्टिव इलेक्ट्रोड्स। तो इसको एज अ सेपरेट केस पढ़ना पड़ता है आपको। ठीक है ना। तो हमारे पास जो है ना 2 मिनट देना बस, मैं स्टार्ट कर देता हूँ। चेक करना तो रिकॉर्डिंग स्टार्ट हुई है नहीं। जी। अच्छा, तो जरा हम पहले सबसे पहले ना जरा डायग्राम बनाते हैं कि इस इलेक्ट्रोलिसिस में अगेन क्या ये वही वाली इलेक्ट्रोलिसिस है जो हम पहले कर रहे थे, या ये थोड़ी डिफरेंट है उससे। ठीक है। एक्वस कॉपर टू सल्फेट हम कर रहे हैं, यानी एक्वस वाला केस है, और इनर्ट इलेक्ट्रोड इससे पहले हम हर इलेक्ट्रोलिसिस में यूज करते आए हैं। तो एग्जैक्टली उसी तरीके से सिर्फ इलेक्ट्रोलाइट चेंज हुआ है। इसका जो ज्यादा मुश्किल वाला केस है, या कह लेंगे जो इसका ज्यादा स्पेशल केस है, जो ज्यादा हमने समझना है जिसको, वो कौन सा वाला है, जिसमें आप क्या यूज करते हैं, रिएक्टिव इलेक्ट्रोड्स। तो इसकी जरा डायग्राम बना लेते हैं, क्योंकि इसमें ऑब्जर्वेशंस काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस वाली इलेक्ट्रोलिसिस के और कॉपर टू सल्फेट। तो एक आपको क्या चाहिए, एक अदद आपने लगानी है बैटरी, जो कि आप कनेक्ट करेंगे थ्रू वायर्स, और उनको आपने अटैच कर देना है इनर्ट इलेक्ट्रोड्स के साथ, जो कि हम किसके बनाते होते हैं। एक तो जवाब नहीं देते ना, तो फिर मेरा बड़ा दिल खफा होता है। सर कार्बन। यस, कार्बन, यानी ग्रेफाइट के इलेक्ट्रोड्स हम यूज करते हैं। ग्रेफाइट जो होती है वो इनर्ट होती है, वो रिएक्ट नहीं करेगी। ठीक है ना। तो यही इनर्ट इलेक्ट्रोड्स आपने यूज करने हैं, और इसको आपने डिप कर देना है किस में, अपने इलेक्ट्रोलाइट में। और इस केस में, इस स्पेसिफिक केस में इलेक्ट्रोलाइट किस चीज का बना होगा हमारा। कॉपर टू सल्फेट। यस, दिस इज कॉपर टू सल्फेट CuSO4 एक्वस। ये हमारा इलेक्ट्रोलाइट है। अब आपने ना एक चीज याद करनी है, हमने पहले पढ़ी थी कि अगर, अब मुझे बताना इस सोल्यूशन के अंदर कौन कौन से आयन्स होंगे आपके पास। अगर कॉपर टू सल्फेट एक्वस आपका इलेक्ट्रोलाइट है, तो इसमें कौन कौन है, Cu2+, ऐसे ही है। इसके अलावा SO4 2-, और क्योंकि एक्वस है यानी वाटर इन्वॉल्व है, तो H+ भी होगा, और OH- वाले आयन्स भी होंगे। ठीक है, ये तमाम आयन्स हैं जो सॉल्यूशन में पड़े हैं। अब आप जरा याद करो, हमने कुछ अरसे पहले पढ़ा था कि अगर किसी सॉल्यूशन में कॉपर 2+ का आयन पड़ा हो एक्वस स्टेट में, तो सॉल्यूशन का कलर होता है या वो कलरलेस सॉल्यूशन होता है। कलर होता है। कलर होता है, राइट। आपके पास एक ब्लू कलर का सॉल्यूशन होता है, वो ऐसे ही है ना। जी यार ऐसे ही है। जवाब दिया करो ना, हाँ हूँ ही हूँ कर दो, कुछ कर दो। तो हमारे पास कॉपर सल्फेट का ये जो सोल्यूशन है, इलेक्ट्रोलाइट है, दिस इज अ पेल ब्लू सोल्यूशन। इस तरह का इसका एक पेल ब्लू कलर होगा इस सोल्यूशन का। मैं जरा बनाता हूँ। वैसे लाइट सा ब्लू सा कलर है इसका, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कॉपर 2+ आयंस। ठीक है। तो इनिशियली एक पेल ब्लू सोल्यूशन होगा आपके पास। बाकी इलेक्ट्रोलिसिस उसी तरह करनी है जिस तरह सीखी है। मुझे बताओ कौन सा वाला केस है ये, एक्वस वाला, मोल्टन वाला, या कॉन्सेंट्रेटेड वाला। एक्वस वाला। यस, दिस इज ऑल्सो एन एक्वस या डाइल्यूट केस। तो इसमें कौन जाएगा, लेस रिएक्टिव कैटाइन एंड लेस रिएक्टिव एनाइन ने जाना है। कैटाइन भी लेस रिएक्टिव वाला, एनाइन भी लेस रिएक्टिव वाला जाएगा। तो करना उसी तरीके से, सिर्फ फर्क ये है कि आपने थोड़ा सा समझना है यहाँ ऑब्जर्वेशंस क्या मिलती हैं आपको। तो हम जाके देखते हैं जी। हमारे पास एक्वस वाला केस था, तो सबसे पहले हमने टाइप्स ऑफ आयंस तो ऊपर ही लिख लिए हैं, तो वो मैं दोबारा से जल्दी से नीचे लिख लेता हूँ। इसमें टाइप्स ऑफ आयंस कौन कौन से हैं, इसमें हमारे पास कॉपर 2+, H+ वाटर वाला, एंड सल्फेट, कॉपर सल्फेट से, सॉल्ट से, और OH जो वाटर वाला है। ये तमाम आयंस हैं जो इसके अंदर पड़े हुए हैं। अब हमने डिसाइड करना है कि ए पार्ट, रिएक्शन एट कैथोड क्या होगा। तो कैथोड कौन सा इलेक्ट्रोड होता है जो किसको अट्रैक्ट करेगा, मुझे बताओ। ये जो कैट इलेक्ट्रोड आयन। नेगेटिवली चार्ज है, इसने किसको अट्रैक्ट करना है, पॉजिटिव आयंस को अपनी कैट तरफ आयन। अट्रैक्ट करना है ना, हाँ जी। कैटायंस को। ठीक है, तो ये हमारा कैथोड है, ये वाला दिस दिस इलेक्ट्रोड इज आर कैथोड, क्योंकि ये कैटाइन को अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ। और ये जो दूसरा इलेक्ट्रोड है पॉजिटिवली चार्ज, ये किसको अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ, ये जो नेगेटिव आयंस उनको अट्रैक्ट करेगा। और ये कौन है हमारा, एनोड, ये एनाइन को अट्रैक्ट करता है। ठीक है ना। अच्छा, अब हमने ये डिसाइड करना है कि क्या कॉपर 2+ जाएगा या H+ जाएगा प्रोडक्ट बनाने के लिए।
ठीक है ना, दोनों कैटाइंस पॉजिटिवली चार्ज है, लेकिन कौन सा वाला जाएगा, हमने याद किया है कि एक्वस डाइल्यूट वाला केस हो तो लेस रिएक्टिव वाला कैटाइन जाता है। तो हम जल्दी से रिएक्टिविटी सीरीज लिखेंगे और उससे डिसाइड करेंगे। तो वो कहती है जी, किंग, नेपच्यून, लाइकली, कैन। कैन कौन था? अच्छा, कैन हमारे काम का नहीं है, कैल्शियम है कैन। मेक ऑल केयरलेस जीलस फिशरमैन टू सेल प्लेस हैडॉक एंड कॉड फॉर मेनली सिल्वर एंड गोल्ड। ठीक है ना, तो हमारे पास दो हमारे पास मेटल्स आ गए, इन दोनों में रिएक्टिविटी सीरीज और मेटल्स में हमने क्या कहा था, रिएक्टिविटी नीचे जाते हुए डिक्रीज करती है ना। डिक्रीज करती है। तो इनमें से लेस रिएक्टिव कौन है इन दोनों में से? कॉपर। कॉपर। तो हमारे पास सोल्यूशन में से कौन सा वाला आयन चला जाएगा इलेक्ट्रोड पे? ये वाला आयन जाएगा, कॉपर 2+। कॉपर 2+ जाएगा इंस्टेड ऑफ H+। H+ नहीं जाएगा, ठीक है ना, लेस रिएक्टिव कैटायन जाएगा। अच्छा, तो अब हम जरा देखते हैं इसकी इक्वेशन क्या बनेगी। तो मुझे बताओ जरा इसकी इक्वेशन क्या बननी चाहिए कि Cu2+ कैथोड पे जाएगा और किस फॉर्म में उधर कलेक्ट हो जाएगा या डिपॉजिट हो जाएगा? Cu CU सॉलिड। सॉलिड की फॉर्म में डिपॉजिट हो जाएगा, ऐसे है। जिसकी ऑक्सीडेशन नंबर कितनी होती है जब रूम टेम्परेचर कंडीशन वाली स्टेबल स्टेट में आप, तो 0 होती है। और कैथोड पे क्या प्रोसेस होता है, रेड कैट से याद किया है, क्या होता है? रिडक्शन। और रिडक्शन क्या होती है? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। एंड जब भी हम रीडॉक्स इक्वेशन में या हाफ इक्वेशन लिख रहे होते हैं, इलेक्ट्रॉन का गेन किस साइड पे शो करते हैं? रिएक्टेंट साइड पे। ठीक है ना, तो +2 इलेक्ट्रॉन्स। तो ये किस में चला गया? कॉपर सॉलिड में। इसी तरह नेक्स्ट आपको, ये हमारी कंप्लीट हाफ इक्वेशन बन गई है फॉर कैथोड का रिएक्शन। अब मुझे बताओ कि इस कैथोड पे कॉपर 2+ जाएगा और किस फॉर्म में उधर जाके डिपॉजिट होगा? कॉपर सॉलिड में। कॉपर सॉलिड की फॉर्म में। तो आपको यहाँ पे क्या ऑब्जर्वेशन नजर आएगी? रेडिश पिंक सॉलिड। यस, एक रेडिश पिंक सॉलिड उस पर डिपॉजिट होता हुआ नजर आएगा, ऐसे ही है ना। तो ये जो कॉपर सॉलिड था इसका भी कलर याद रखना है। तो हमारे पास ये रेडिश पिंक सॉलिड डिपॉजिट्स ऑन द कैथोड। ठीक है। अच्छा, आगे करते हैं बी पार्ट में। हमारे पास रिएक्शन एट एनोड, अगेन मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि इनर्ट वाला एग्जांपल है ये, तो जिस तरह हमने कॉन्सेंट्रेटेड, डाइल्यूट और जो भी सब अभी इससे प्रीवियस केसेस पढ़े हैं, उनमें कहीं पे भी हमने रिएक्टिव इलेक्ट्रोड्स नहीं यूज किए, सारे इनर्ट वाले केसेस हैं वो। ठीक है ना, तो इसमें भी उसी तरह करना है। रिएक्शन एट एनोड। एनोड का रिएक्शन क्या बनेगा हमारे पास? तो एनोड पे आपके पास इन दोनों में से कौन सा आयन जाएगा? एक्वस डाइल्यूट वाला ही केस है ना ये भी। तो कौन जाना चाहिए? लेस रिएक्टिव एनाइन जाएगा। तो जरा डिसाइड करते हैं लेस रिएक्टिव एनाइन कौन है। नॉन मेटल की रिएक्टिविटी सीरीज लेके आओ दिमाग में। तो नॉन मेटल की रिएक्टिविटी सीरीज कहती है फॉर सम सल्फेट आयन पड़ा हुआ सोल्यूशन में, नथिंग कैन ब्रिंग इंटरनल हैप्पीनेस। और नीचे जाते हुए रिएक्टिविटी क्या करती है? डिक्रीज करती है। तो कौन लेस रिएक्टिव है इन दोनों में से? OH लेस रिएक्टिव है। और आपको OH की इक्वेशन याद है कैसे लिखते थे? क्या बनती है जी OH की याद। इक्वेशन? 4 मोल ऑफ OH जाएगा, क्या बना के देगा? 1 मोल ऑक्सीजन, 2 मोल वाटर और 4 इलेक्ट्रॉन्स। ये इलेक्ट्रॉन रिलीज जो होता है हम हमेशा किस साइड पे लिखते हैं? राइट हैंड साइड, प्रोडक्ट साइड पे दिखाते हैं। एनोड पे ऑक्सीडेशन होती है, एनॉक्स से याद किया था, और ऑक्सीडेशन क्या होती है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है। तो हम लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को एज अ प्रोडक्ट शो करते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स भी प्रोड्यूस हुए उधर। तो राइट हैंड साइड पे शो करते हैं, प्रोडक्ट साइड। तो ये हमारी कौन सी इक्वेशन बन गई? ये इक्वेशन हमारी बन गई फॉर ऑक्सीडेशन। अब मुझे बताना आगे ओवरऑल रिएक्शन। अहमद, ओवरऑल रिएक्शन कैसे लिखते हैं? सर, ओवरऑल रिएक्शन क्या नाम है? फोर स्टेप, ओ एच स्टेप्स। स्टेप। सर, पहले आपने अपना कॉपर वाला लिख लें। Cu सॉलिड, सॉरी Cu2+। हाँ जी। पहले दोनों हाफ इक्वेशंस उठा के लिखते हैं। +2 इलेक्ट्रॉन्स गोज इनटू Cu सॉलिड। दूसरी इक्वेशन है 4OH- गोज इनटू O2 +2H2O +4 इलेक्ट्रॉन्स। सेकेंड स्टेप क्या होता है इससे? कैंसिलेशन से पहले क्या स्टेप है? हाँ जी अहमद, कैंसिल सर, करने से पहले क्या कैंसिलेशन स्टेप? नहीं याद सर। इससे अगला स्टेप क्या होता है इक्वेशंस लिखने के बाद?
अब कैंसिल, नहीं कैंसिल करने से पहले सर नहीं याद ना। बैलेंसिंग करनी होती है, इलेक्ट्रॉन्स दोनों इक्वेशंस में बैलेंस्ड होने चाहिए। हाँ जी। तो नीचे वाली बैलेंस इक्वेशन में करनी है। 4 है, ऊपर वाली में 2 इलेक्ट्रॉन्स। वैसे बड़ी शर्म की बात है अगर याद नहीं है। कल हम कुछ 50 दफा ओवरऑल इक्वेशन लिख चुके हैं, 8-10 केसेस के लिए। तो इलेक्ट्रॉन्स ऊपर वाले को 2 से मल्टीप्लाई कर दो ताकि वो भी 4 हो जाए। पूरी इक्वेशन 2 से मल्टीप्लाई होगी, तो ये 2Cu2 प्लस 2Cu2 प्लस प्लस 4 इलेक्ट्रॉन्स बनेगा, और प्लस 2Cu सॉलिड बन जाएगा, प्लस 2Cu सॉलिड। तो ये हमारी आफ्टर बैलेंसिंग ये कंप्लीट इक्वेशन बनती है। अब क्या कर सकते हैं, जब इलेक्ट्रॉन्स जो हैं ऑपोजिट साइड पे सेम स्पीशीज क्या हो जाते हैं, कैंसिल आउट। तो ये दोनों आपस में कटेंगे। इसके अलावा क्या करना है, बस अब जो लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द एरोस पे आ रहा है उसको लेफ्ट पे लिखो। तो 2Cu2 प्लस एक्वस प्लस 4OH माइनस एक्वस। ये लेफ्ट साइड ऑफ द एरोस पे, राइट पे 2Cu सॉलिड प्लस O2 प्लस 2H2O लिक्विड होगा, इसकी गैस स्टेट सिंबल है। तो ये हमारी ओवरऑल रिएक्शन की इक्वेशन बन गई है। ठीक है, तो ये हमारी ओवरऑल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन है। आगे एक नोट लिखते हैं इसी के बारे में, इस इलेक्ट्रोलाइट के बारे में। क्या मुझे बताओ कि आपके इलेक्ट्रोलाइट से कौन कौन से आयंस अपने न्यूट्रल कंपाउंड्स में कन्वर्ट हो गए हैं? Copper 2 plus और OH-। ये Copper 2 प्लस उड़ गया यहाँ से, और OH माइनस उड़ गया यहाँ से। किस में चले गए ये? OH माइनस ने इधर आके O2 गैस के बबल्स बना के दिए। ठीक है, कलरलेस बबल्स थे उसके, वो इसने बना के दिए। और ये Copper 2 प्लस जो सोल्यूशन में पड़ा हुआ था वो जाके एज कॉपर सॉलिड यहाँ पे क्या होता है, डिपॉजिट होता है इसके ऊपर। ऐसी है, रेडिश ब्राउन, सॉरी रेडिश पिंक सॉलिड के तौर पे उधर डिपॉजिट होता है क्या। अब मुझे बताओ, आफ्टर इलेक्ट्रोलिसिस, एट द एंड ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस आपका सोल्यूशन कैसा है, नेचर कैसी है सोल्यूशन की? एसिडिक है। एसिडिक है, क्योंकि सोल्यूशन में क्या बच गया है, H+ और H+। सल्फेट तो हमारे काम के नहीं है, बट H+ आयन सोल्यूशन में पड़ा हुआ है। तो इसका क्या मतलब है कि वो सोल्यूशन कैसा है, एक एसिडिक सोल्यूशन है। ठीक है ना। तो हम इसको लिख लेते हैं अपने पास कि आफ्टर इलेक्ट्रोलिसिस हमारे सोल्यूशन में Copper 2 प्लस था, H+ था, सल्फेट था, हाइड्रोक्साइड था। आफ्टर इलेक्ट्रोलिसिस हाइड्रोक्साइड और Copper 2 प्लस एलिमिनेट हो गए, सोल्यूशन में सिर्फ H+ एंड सल्फेट पड़ा है। तो हम उसे बताएंगे कि जी द रिजल्टिंग सोल्यूशन will be acidic in nature due to the presence of H+ ions। ठीक है ना। तो रिजल्टिंग सोल्यूशन जो है हमारा, उसमें H+ आयंस पड़े हुए हैं, बच गए हैं, जिसकी वजह से वो एक एसिडिक सोल्यूशन होगा। बाकी 2 आयंस जो थे वो निकल गए। आगे अब जो इम्पोर्टेंट बात है इसमें, वो अभी मैं थोड़ी देर में समझाने लगा हूँ। कहते हैं राइट डाउन द ऑब्जर्वेशंस ऑफ दिस इलेक्ट्रोलिसिस। राइट डाउन द ऑब्जर्वेशंस ऑफ दिस इलेक्ट्रोलिसिस। अच्छा, एक ऑब्जर्वेशन तो आप मुझे कैथोड की इक्वेशन से ही बता दिया आपने। क्या ऑब्जर्वेशन थी कि उस कैथोड पे जाके क्या डिपॉजिट होगा, कॉपर सॉलिड, जो कि क्या है, एक रेडिश पिंक सॉलिड है। तो हम लिख लेते हैं रेडिश पिंक सॉलिड डिपॉजिट्स ऑन द कैथोड। रेडिश पिंक सॉलिड डिपॉजिट्स ऑन द कैथोड। इसके अलावा एनोड की हम ऑब्जर्वेशन भी लिख सकते हैं। एनोड की ऑब्जर्वेशन क्या होगी इसमें, मुझे बताओ जरा। एनोड पे क्या फॉर्म हो रहा है, O2 O2 गैस गैस है के और वाटर है। कैटालिटिक। वाटर तो वाटर में फॉर्म होगा तो Yes। कुछ नजर तो नहीं आएगा। बट ये जो O2 गैस है, इसके गैस बबल्स, कलरलेस गैस बबल्स की हम क्या लिख सकते हैं, ऑब्जर्वेशन लिख सकते हैं कि यार कलरलेस गैस बबल्स आपको नजर आएंगे। वाटर में वाटर फॉर्म होता हुआ नहीं नजर आएगा, बट ये जो गैस फॉर्म हो रही है इसके बबल्स जरूर नजर आ जाएंगे कि बबल्स है और कलरलेस है।
ठीक है ना, तो हम लिख सकते हैं कि कलरलेस गैस बबल्स ऑफ O2, कलरलेस गैस बबल्स ऑफ O2, या चलो कलरलेस गैस बबल्स will be seen will be seen at the cathode, will be seen at the cathode। ठीक है, अब इसमें सबसे जो इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है ना, वो अब आपने देखनी है। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है जब आप कॉपर सल्फेट की यूजिंग इनर्ट इलेक्ट्रोड्स इलेक्ट्रोलिसिस कराते हो। तो उसमें सबसे क्लियर ऑब्जर्वेशन जो नज़र आती है, जो कि प्रूफ करती है कॉपर सॉलिड डिपॉजिट हो रहा है, वो कौन सी है? कि मैंने आपको शुरू में बताया कि इस सोल्यूशन का ये ब्लू कलर क्यों था, इस इलेक्ट्रोलाइट का, क्योंकि इस सोल्यूशन में क्या पड़ा हुआ था, कॉपर 2 प्लस एक्वस फॉर्म में पड़ा हुआ था। ठीक है, जितना कॉपर 2 प्लस पड़ा होगा सोल्यूशन में उतना ब्लू कलर होगा उसका। ठीक है ना, जितना ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कॉपर 2 प्लस होगी सोल्यूशन में उतना डार्कर कलर होगा इसका। ठीक है, अब इस इलेक्ट्रोलिसिस के दौरान क्या हो रहा है, ये कॉपर 2 प्लस यहां से उठ के जा रहा है और कॉपर सॉलिड में, कॉपर सॉलिड की फॉर्म में क्या कर रहा है, कन्वर्ट होता जा रहा है। यानी सोल्यूशन से मैं ये कह सकता हूँ कि सोल्यूशन से कॉपर 2 प्लस खत्म होता जा रहा है आहिस्ता आहिस्ता। सोल्यूशन से हाँ कॉपर टू जी। प्लस एक्वस आयन यस सर। उठ के किधर जा रहे हैं, वो कॉपर सॉलिड बनाते जा रहे हैं। ठीक है ना, तो इसका मतलब है कि इस सोल्यूशन में कॉपर 2 प्लस की कॉन्सेंट्रेशन कम होती जा रही है, वो यूज अप होते जा रहे हैं क्योंकि। तो मुझे बताना कि आहिस्ता आहिस्ता आपके पास इस सोल्यूशन का कलर भी क्या होता जाना चाहिए, फेड होना चाहिए। ऐसे है ना, क्योंकि कॉपर 2 प्लस की कॉन्सेंट्रेशन कम होगी तो सोल्यूशन का कलर भी फिर क्या हो जाना चाहिए, फेड होना चाहिए। तो वो फेड होते 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 जैसे ही सारा कॉपर 2 प्लस डिपॉजिट हो गया एज कॉपर सॉलिड, तो वो पूरा सोल्यूशन का कलर क्या हो जाएगा आपके पास, कलरलेस हो जाएगा। यस, कलरलेस सोल्यूशन बन जाएगा। क्योंकि द ओनली रीजन दिस सोल्यूशन वाज पेल ब्लू या थोड़ा सा डार्क ब्लू, वो किसकी वजह से था, वो आपका कॉपर 2 प्लस के ट्रांजिशन मेटल के आयन की वजह से था। ठीक है ना, और ये ट्रांजिशन मेटल का आयन इस इलेक्ट्रोलिसिस में इधर से उठ के एज कॉपर सॉलिड इस इलेक्ट्रोड पे डिपॉजिट होता जा रहा है। तो सॉल्यूशन में से कॉपर 2 प्लस खत्म होता जा रहा है, जिसकी वजह से उसका कलर सॉल्यूशन का फेड होगा अनटिल एक टाइम आएगा जब सारा कॉपर 2 प्लस सॉल्यूशन से खत्म हो जाएगा और कलरलेस में चला जाएगा। ठीक है ना, तो हम ये सबसे इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है कि द ब्लू कलर ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट will start fading will start fading and finally become colorless, and finally becomes colorless। क्लियर है इतनी बात? क्लियर है सर। अच्छा, एक और जरा ऐसी आपकी सिर्फ रिवीजन के लिए, अगर ये पूरा रिमेनिंग इलेक्ट्रोलाइट जो है एसिडिक है नेचर में, तो कौन सा लिटमस पेपर यूज करके टेस्ट हो सकता है एसिडिक है या नहीं? ब्लू लिटमस पेपर। यस, तो अगर ये इलेक्ट्रोलाइट जो फाइनली आपका एसिडिक है तो इसका मतलब है इसमें ब्लू लिटमस पेपर डालेंगे तो वो क्या हो जाएगा, रेड हो जाएगा। ठीक है ना, तो इससे हम टेस्ट भी कर सकते हैं उसको। आगे हमारे पास एक और नोट है छोटा सा, और वो है ग्राफ रिलेटेड नोट। कि इस इलेक्ट्रोलिसिस के दौरान आप अगर मास ऑफ कैथोड की बात करें, ग्राम्स में फॉर एग्जांपल, हमने मास ऑफ कैथोड जो है वाई एक्सिस पे प्लॉट किए और एक्स एक्सिस पे हमने टाइम प्लॉट कर दिए। तो जरा आप मुझे बताना, विद टाइम इस कैथोड पे क्या चीज डिपॉजिट होती जा रही है? कॉपर जवाब सॉलिड। देना यार। कॉपर सॉलिड डिपॉजिट हो रहा है ना इस कैथोड के ऊपर। ठीक है, यानी मास ऑफ कॉपर सॉलिड इसके ऊपर आता जा रहा है। ऐसे ही, तो मुझे बताओ, जैसे जैसे कॉपर सॉलिड इस पे डिपॉजिट होता जा रहा है, कैथोड का जो मास है वो इंक्रीज होता जाएगा या डिक्रीज होता जाएगा?
विद टाइम इंक्रीज। इंक्रीज करेगा। बट एक और बात है, क्या कैथोड का इनिशियल मास जीरो होगा? नहीं। नहीं। ये हमारा कैथोड है ना, ये हमारा कैथोड था। इसका, इसमें जो ग्रेफाइट वगैरह सब कुछ है उस सारे को मिला के इसका अपना कोई एक इनिशियल मास होगा। ऐसे ही अगर मैं इसको मास बैलेंस पे रखूं तो ये तो ऐसे तो नहीं है ना कि जीरो मास शो करेगा। ये कैथोड का अपना मास होगा। ठीक है ना, कि उसका अपना मास कितना था। विद टाइम इलेक्ट्रोलिसिस में इसी कैथोड की सरफेस के ऊपर कॉपर सॉलिड आके डिपॉजिट होता गया है, तो जब आपकी इलेक्ट्रोलिसिस खत्म होगी तो कैथोड का एक फाइनल मास भी होगा। ऐसे ही है। जी सर, ऐसी। हाँ, तो हमारे पास कैथोड में एक फाइनल मास भी होगा। इसका मतलब है कि ये ग्राफ क्या जीरो से शुरू करना चाहिए मुझे? क्या मास ऑफ कैथोड हमारा इनिशियली जीरो था? नहीं। नहीं था। इसका मतलब है कैथोड का अपना मास जो था उधर से ग्राफ शुरू होगा, मास ऑफ कैथोड। ठीक है ना, कैथोड का मास एक होगा सर्टन, उसकी अपनी एक वैल्यू होगी जहां से ग्राफ ने शुरू होना है। फॉर एग्जांपल हमारा कैथोड जो था ना बिफोर इलेक्ट्रोलिसिस, उसका मास था फॉर एग्जांपल हम कह लेते हैं जी 5 ग्राम्स कह लेते हैं। छोटा सा कैथोड लिया आपने 5 ग्राम्स का। यहां से ग्राफ शुरू होगा टाइम जीरो पे। मास ऑफ कैथोड कितना है? एक इनिशियल मास ऑफ कैथोड के बराबर है। कैथोड का अपना एक मास है, उधर से ग्राफ शुरू होगा। अच्छा, विद टाइम इस पे कॉपर आके क्या होना शुरू होगी? डिपॉजिट। तो हमारे पास विद टाइम इसका मास क्या करता जाएगा? इंक्रीज करता जाएगा। जैसे जैसे कॉपर 2+ सोल्यूशन से आ रहा है वो इसमें आते 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 डिपॉजिट होता जाएगा, डिपॉजिट होता जाएगा, डिपॉजिट होता जाएगा, लेकिन एक टाइम आएगा ये ग्राफ रुक जाएगा यहाँ पे और इसके बाद फ्लैट लाइन हो जाएगी। इस ग्राफ का क्या मतलब है? कि कि ड्यूरिंग खत्म हो गया। इलेक्ट्रोलिसिस जब तक सोल्यूशन में कॉपर 2+ आयन थे वो आके डिपॉजिट और थे, मास ऑफ कैथोड क्या कर रहा था? इंक्रीज कर रहा था। ऐसे ही वाई एक्सिस पे देखो ये सारी वैल्यूज, वाई एक्सिस पे देखो वैल्यू बढ़ती जा रही है ना। अगर मैं इधर से कोई भी वैल्यू निकालूं बढ़ती जा रही है वैल्यू, वाई एक्सिस पे ऊपर जाते हुए मास इंक्रीज हो रहा है। फिर इसी तरह जब ये आपके पास फ्लैट पोर्शन आ गया ग्राफ में, तो ये क्या डिनोट कर रहा है? कि टाइम बेशक गुजर रहा है, आपका मास क्या है? अब चेंज नहीं हो रहा। कैथोड का मास अब कांस्टेंट हो गया, अब वो चेंज नहीं हो रहा। ठीक है, इसका क्या मतलब होगा कि इस पॉइंट पे जाके इलेक्ट्रोलिसिस क्या हो गई थी? खत्म हो गई थी। ठीक है, इस टाइम पे जाके हमारी इलेक्ट्रोलिसिस एंड हो गई थी और फर्दर कॉपर 2+ सोल्यूशन में था ही नहीं कि वो डिपॉजिट हो सके। अब हमारे सोल्यूशन में जितना कॉपर 2+ था वो आके कैथोड पे डिपॉजिट हो चुका है। ठीक है ना, तो हमारे पास क्या होता है? इनिशियल मास ऑफ कैथोड जो भी है वो विद टाइम इंक्रीज करता है, कांस्टेंट इंक्रीज आता है उसमें, और फिर वो फ्लैट हो गया। इसका मतलब है अब कांस्टेंट मास हो गया, यानी अब फर्दर कोई भी कॉपर सॉलिड उस पर आके डिपॉजिट नहीं हो रहा। और वो क्यों नहीं हो रहा होगा? क्योंकि अगर सोल्यूशन में कॉपर 2+ खत्म हो गया तो कॉपर सॉलिड नहीं बन सकता फिर। ठीक है ना, ये वो टाइम होगा जिस टाइम पे सोल्यूशन कलरलेस हो गया था। तो ये एक ग्राफ आपने याद रखना है कि इनिशियली मास ऑफ कैथोड क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। ठीक है, एक अपनी इनिशियल वैल्यू से स्टार्ट होगा ग्राफ जो है। इसको, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, इसमें गलती ये हो सकती है बस। मास ऑफ कैथोड से स्टार्ट होगा और उसमें मास की एडिशन होती जाएगी होती जाएगी होती जाएगी जब तक कॉपर सॉलिड डिपॉजिट हो रहा है। जैसे ही कॉपर सॉलिड डिपॉजिट होना बंद हो जाएगा, मास ऑफ कैथोड अब एक फ्लैट लाइन यानी एक कांस्टेंट मास पे चला गया वो। ठीक है ना, ये क्लियर है ग्राफ? यस क्लियर है सर। सर। अब इसी में अब हमने देखना है, अब देखो ना, ये तो वो वाली इलेक्ट्रोलिसिस है इनर्ट वाली। इसमें सिर्फ आपने ऑब्जर्वेशन याद करनी है कि एक्वस कॉपर 2 सल्फेट अगर हो आपके पास तो उसमें ऑब्जर्वेशन जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन भी मैंने आपको बताया, ये ब्लू कलर वाली है। कि कॉपर 2+ आयन की वजह से जो था ब्लू कलर था और इलेक्ट्रोलाइट जो था कलरलेस हो गया। नो मोर कॉपर 2+ आयंस प्रेजेंट अंदर, जिसकी वजह से वो कलरलेस में चला गया। ठीक है, क्योंकि वो सारे कॉपर सॉलिड में कन्वर्ट हो गए थे। और ये एक इसका ग्राफ याद रखना है, याद रखना बस, मास ऑफ कैथोड हमेशा इंक्रीज ही करता है, कभी डिक्रीज नहीं होता कैथोड का मास। ठीक है ना, उस पर हमेशा चीज आके डिपॉजिट होती है, उसका मास बढ़ा देती है, कभी वो डिक्रीज नहीं करता उसका मास। अब जो है ना सबसे जो इम्पोर्टेंट वाला इलेक्ट्रोलिसिस है, जिससे सबसे ज्यादा वो आप तसल्ली रखें, आपसे एमसीक्यू दबा के इससे पूछेगा अगर पूछेगा तो।
कहते हैं जी इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ aqueous copper 2 sulfate using reactive electrodes, using reactive electrodes। अब इनर्ट इलेक्ट्रोड्स की बात नहीं हो रही है। इनर्ट इलेक्ट्रोड्स जब होते हैं तो वो सॉल्यूशन से रिएक्शन नहीं करते। वो हमेशा क्या करते हैं, वो आपके पास इलेक्ट्रोलाइट में मौजूद आयंस को अपनी तरफ बुलाते हैं और उनको कन्वर्ट करते हैं। लेकिन जो रिएक्टिव इलेक्ट्रोड है ना, ये इलेक्ट्रोलाइट में जाते ही खुद रिएक्शन करना शुरू हो जाता है, खुद डिसॉल्व होना शुरू हो जाता है। ठीक है ना। तो हम अपने पास एक तो पहले, सबसे पहले आप लिख लो रिएक्टिव इलेक्ट्रोड किसको कहते हैं। रिएक्टिव इलेक्ट्रोड कौन है? तो रिएक्टिव इलेक्ट्रोड के लिखे अपने पास दोज इलेक्ट्रोड्स which react with electrolyte and dissolve into the electrolyte with time। ठीक है। और इनर्ट इलेक्ट्रोड्स कौन से थे? जो इलेक्ट्रोलाइट में डिसॉल्व नहीं होते, जो इलेक्ट्रोलाइट को कुछ भी नहीं कहते, खुद रिएक्ट नहीं करते। और अभी तक जितनी इलेक्ट्रोलिसिस आपने पीछे पढ़ी वो सारी इनर्ट इलेक्ट्रोड्स के साथ थी। ठीक है ना। अब हम एक ये केस करने लगे रिएक्टिव इलेक्ट्रोड वाला। ठीक है। एग्जाम्पल, अगर हम इसी कॉपर 2 सल्फेट के सोल्यूशन में इंस्टेड ऑफ ग्रेफाइट का इलेक्ट्रोड या प्लेटिनम का इलेक्ट्रोड हम क्या उठा के यूज कर लें, हम कॉपर के ही इलेक्ट्रोड यूज कर लें। ठीक है, जो कि रिएक्टिव इलेक्ट्रोड्स हैं। ग्रेफाइट, प्लेटिनम और प्लेडियम, ये तीन है जो इनर्ट इलेक्ट्रोड्स हैं। इसके अलावा कोई भी मेटल यूज किया ना तो वो रिएक्टिव इलेक्ट्रोड है। ठीक है। तो अगर मैं इधर कॉपर सॉलिड का इलेक्ट्रोड यूज करता हूं तो क्या होगा? ठीक है ना। तो कॉपर के इलेक्ट्रोड यूज करते हैं। जरा डायग्राम बनाते हैं। अब डायग्राम में क्या फर्क होगा, तो हमारे पास अगेन ये आ गई हमारी बैटरी। ठीक है। ये दो हमारे पास इलेक्ट्रोड्स आ गए। अब ये इलेक्ट्रोड्स जो हैं उसको हमने इलेक्ट्रोलाइट में डिप किया। हमारा इलेक्ट्रोलाइट तो सेम है ना जो पिछले केस में था, जब इनर्ट इलेक्ट्रोड यूज कर रहे थे। वही इलेक्ट्रोलाइट है, कॉपर 2 सल्फेट एक्वस। ठीक है। बट इस केस में अब हमने जो इलेक्ट्रोड यूज किए हैं वो रिएक्टिव इलेक्ट्रोड्स हैं। और वो किस चीज के बने हुए हैं? वो कॉपर के इलेक्ट्रोड्स हैं। ठीक है। तो ये भी सीयू सॉलिड का इलेक्ट्रोड है और ये भी किसका है? कॉपर सॉलिड का इलेक्ट्रोड है। ठीक है। दोनों कॉपर सॉलिड के इलेक्ट्रोड्स हैं। अगेन चार्ज उन पे उसी तरह होगा जिस तरह पहले आ रहे थे। इधर पॉजिटिव चार्ज होगा, ये नेगेटिवली चार्ज होगा, जिसको हम बोलेंगे जी ये हमारा कैथोड है, कॉपर का कैथोड। और ये हमारा कॉपर का एनोड है, जो कॉपर से बना हुआ है, रिएक्टिव इलेक्ट्रोड है हमारा। ठीक है। सोल्यूशन में कौन कौन से आयन हैं? तो कॉपर 2 प्लस एक्वस आयन है सोल्यूशन में। सल्फेट का 2 माइनस एक्वस आयन है सोल्यूशन में। एच प्लस आयन है सोल्यूशन में। और ओ एच माइनस आयन है सोल्यूशन में। ठीक है। अब इससे पहले क्या होता था, अगर ये ग्रेफाइट के इलेक्ट्रोड्स होते ना तो हमारे पास क्या होता, कैट आयन उठ के इधर जाता और एन आयन उठ के इधर जाता। ठीक है। और कन्वर्ट हो जाते। अब इस तरह नहीं होगा। जब रिएक्टिव इलेक्ट्रोड यूज करते हैं ना तो इंस्टेड के आपका आयन जाके आपके इलेक्ट्रोड पे जाए, आपके पास एक इलेक्ट्रोड ऐसा होगा जो खुद से रिएक्ट करना शुरू हो जाएगा आपके उसके साथ, इलेक्ट्रोलाइट के साथ खुद रिएक्ट करना शुरू हो जाएगा और आयनाइज होना शुरू हो जाएगा। ये कह सकते हैं। यानी ये जो कॉपर का आपका सॉलिड इलेक्ट्रोड है, इसमें से कॉपर सॉलिड उठेगी, ये कॉपर सॉलिड का एटम उठेगा और वो अपने आप को आयनाइज करेगा और वो कॉपर 2 प्लस एक्वस स्टेट में सोल्यूशन में चला जाएगा। ठीक है ना। तो इसको जरा देखते हैं डिटेल में। लेकिन अब आपने याद रखना, अभी आयंस इसकी तरफ नहीं जाएंगे। अब यहाँ पे डिसॉल्व होना है इलेक्ट्रोड ने।
लेकिन एक ऐसा इलेक्ट्रोड है जो काम ही ऐसा कर रहा है कि उसको डिसॉल्व होना पड़ेगा, दूसरा कभी भी डिसॉल्व नहीं होगा। अच्छा, अब आते हैं जरा हम टाइप्स ऑफ आयंस पे। तो टाइप्स ऑफ आयंस कौन कौन से हैं इसमें, हम लिख चुके हैं। हमारे इलेक्ट्रोलाइट में जो कि CuSO4 एक्वस है, डाइल्यूट ही अगेन, तो वो क्या होगा उसमें, Cu2 प्लस एक्वस, SO4 2 माइनस एक्वस, H प्लस एक्वस, और OH माइनस एक्वस। ये तमाम आयंस हैं जो मेरे इलेक्ट्रोलाइट में पड़े थे। आगे रिएक्शन एट कैथोड देखते हैं जरा। रिएक्शन एट कैथोड। अब आपने याद रखना है, आप रिएक्टिव इलेक्ट्रोड यूज करें या नॉन रिएक्टिव इलेक्ट्रोड यूज करें, कैथोड कभी भी डिसॉल्व नहीं होता। कैथोड पे हमेशा चीज जाके डिपॉजिट होती है, इसका मास इंक्रीज करती है। ठीक है ना, ये भी हम नोट लिखेंगे। लेकिन मुझे बताना, इस सोल्यूशन में से एक तो है, तो एक्वस वाला केस ही है ना, कौन सा वाला आयन जाके डिपॉजिट होगा कैथोड पे। लेस जी, रिएक्टिव वाला। लेस रिएक्टिव वाला कैटाइन जाएगा, उस पर डिपॉजिट होगा। ठीक है ना। तो हमारे कैटाइंस में से कौन था लेस रिएक्टिव, ये पीछे करके आ चुके हैं, तो कौन सा वाला लेस रिएक्टिव था हमारे पास, ये कॉपर वाला। कॉपर। ठीक है, हाइड्रोजन से नीचे आता है, हेडॉक एंड कॉर्ड, कॉर्ड हमारा कॉपर था। तो कॉपर 2 प्लस जाएगा और किस पे जाके डिपॉजिट हो जाएगा, हमारे कैथोड के ऊपर, कैटाइन। तो Cu2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन करेगा, रिडक्शन होगी, कॉपर सॉलिड की फॉर्म में डिपॉजिट हो जाएगा। अभी तक सब सेम जा रहे हैं, यानी कैथोड का रिएक्शन उसी तरह जिस तरह पहले हो रहा था। ठीक है, और क्या ऑब्जर्वेशन लिखेंगे कि एक रेडिश पिंक सॉलिड जो है डिपॉजिट हो रहा है, डिपॉजिट्स ऑन द कैथोड, एक रेडिश पिंक सॉलिड। लेकिन अब एनोड को देखना, एनोड क्योंकि रिएक्टिव है, कैथोड भी रिएक्टिव था, बट कैथोड कभी डिसॉल्व नहीं होगा, एक नोट याद रखना, बाद में लिखवाऊंगा इसको। सेकंड जो है हमारे पास रिएक्शन एट एनोड। अब आपने एक बात याद रखनी है कि जब भी सॉल्यूशन में, या जब भी आपका जो भी कैथोड है, सॉरी एनोड है, जब भी आपका एनोड जिस मटेरियल से बना हुआ है, ठीक है, जब भी आपका एनोड जिस भी एलिमेंट से बना हुआ है या जिस भी मेटल से बना हुआ है, उसी मेटल का आयन सॉल्यूशन में उसको नजर आ गया, तो क्योंकि ये एक रिएक्टिव इलेक्ट्रोड है, ये खुद डिसॉल्व होना शुरू हो जाएगा। ठीक है ना। जब भी आपके पास आपका एनोड जिस मटेरियल का बना हुआ है, उसी मटेरियल के सॉल्यूशन में आयंस मिल जाए उसको, तो वो खुद डिसॉल्व होना शुरू कर देता है, ना कि वो यहाँ से कोई नेगेटिव आयन अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। वो इंस्टेड क्या करेगा, वो क्योंकि खुद एक रिएक्टिव इलेक्ट्रोड है, तो एनोड क्योंकि कॉपर का बना था और कॉपर 2 प्लस आयन उसको सॉल्यूशन में नजर आ रहा है, तो वो क्या करेगा, वो उठ के कॉपर 2 प्लस आयन बनाना शुरू कर देगा खुद से। इसकी रीजन भी बताता हूँ क्यों। ठीक है ना। तो हमारे पास जब भी रिएक्टिव इलेक्ट्रोड्स हैं, तो एनोड सिर्फ डिसॉल्व होता है, कैथोड डिसॉल्व नहीं होता। ठीक है ना, कैथोड पे तो सिर्फ डिपोजिशन होनी है, कोई भी चीज जाके उस पर डिपॉजिट होगी, उसको कुछ भी नहीं कहना। लेकिन जो एनोड है, वो उसने क्या करना है, उसने खुद से डिसॉल्व होना शुरू कर देना है। अब मुझे बताना है एनोड पे क्या होती थी, ऑक्सीडेशन। ठीक है, एनोड मेरा बना हुआ है किसका, कॉपर सॉलिड का। कॉपर सॉलिड एनोड से उठ के क्या करेगा, वो जो एनोड का नहीं है मटेरियल, कॉपर सॉलिड का बना हुआ है, उधर से कॉपर टूटेगी, सॉल्यूशन में कॉपर 2 प्लस बनाएगी और 2 इलेक्ट्रॉन्स रिलीज करके जाएगी उसमें। ठीक है ना। तो ये हमारे पास ऑक्सीडाइज हो जाएगा इनटू कॉपर 2 प्लस एक्वस, प्लस 2 इलेक्ट्रॉन जो इसने छोड़े हैं ना, ये अपने इलेक्ट्रोड पे रख देगा। जैसे यहां से ये कॉपर 2 प्लस गया, उठा, सोल्यूशन में कॉपर 2 प्लस एक्वस बना दिया, और यहाँ पे अपने 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ गए। ठीक है, इसी तरह फिर यहां से टूटा, यहां से अपने इलेक्ट्रॉन्स उसने इलेक्ट्रोड पे छोड़े और कॉपर 2 प्लस की शक्ल में सोल्यूशन में चला गया। ठीक है, इतनी बात समझ आई। अभी अभी के लिए थोड़ा सा इसको एब्जॉर्ब करना है। जब भी रिएक्टिव इलेक्ट्रोड्स हैं, एनोड खुद डिसॉल्व होना शुरू होता है, यानी एनोड की ऑक्सीडेशन होना शुरू हो जाती है। इंस्टेड के वो सॉल्यूशन में से कोई नेगेटिव आयन अपने पास लेके आए और उसको ऑक्सीडाइज करे, वो खुद ऑक्सीडाइज होना शुरू हो जाता है। ठीक है। और देखो जरा, ये ऑक्सीडेशन का ही रिएक्शन नहीं है कि कॉपर सॉलिड का जो एनोड था, उसने इलेक्ट्रॉन्स रिलीज करके कॉपर 2 प्लस बना दिए।
ऑक्सीडेशन ही है ना ये भी। तो हाँ जी। क्योंकि रिएक्टिव इलेक्ट्रोड था तो फिर इलेक्ट्रोड खुद से डिसॉल्व होना शुरू हो जाएगा और वो आयंस बनाएगा और इलेक्ट्रॉन्स रिलीज करेगा। ठीक है, तो हम अब अपने पास कुछ नोट्स लिखते हैं। तो मुझे बताओ जरा, आफ्टर की पिक्चर क्या होगी जब इलेक्ट्रोलिसिस हमारी खत्म हो जाएगी? इलेक्ट्रोलिसिस कब खत्म हो जाएगी? अब एक बात याद रखना, सोल्यूशन में जो कॉपर 2+ पड़ी है, जो कॉपर 2+ सोल्यूशन में पड़ा हुआ है, वो कैथोड पे जाके डिपॉजिट हो रहा है एज कॉपर सॉलिड। ठीक है, और एनोड का क्या कर रहा है? एनोड ये कर रहा है कि जो कॉपर सॉलिड का एनोड बना हुआ है वो सोल्यूशन में और कॉपर 2+ आयंस प्रोवाइड करता जा रहा है आपको। ठीक है, वो और कॉपर 2+ के आयंस बना बना के देता जा रहा है आपको। तो ये काम चल रहा है पूरे सोल्यूशन में। यानी अगर मैं इधर देखूं तो ये जो कॉपर 2+ है ना सोल्यूशन में, जो कॉपर सल्फेट से आई थी, वो क्या कर रही है? इधर डिपॉजिट हो रही है। एनोड का क्या काम है कि और ज्यादा प्रोड्यूस करके देते जाओ। एनोड कॉपर 2+ बनाई जा रहा है, आपका जो कैथोड है वो कॉपर 2+ को कॉपर सॉलिड की फॉर्म में डिपॉजिट करी जा रहा है। एक जगह पे कॉपर सॉलिड जो है वो डिजोल्व होके कॉपर 2+ में जा रहा है, और जो कॉपर 2+ सोल्यूशन में बनता है वो जाके इस पे कॉपर सॉलिड की फॉर्म में डिपॉजिट हो जाता है रिडक्शन के थ्रू। ठीक है ना? तो हमारे पास अब अगर हम देखें तो आगे देखते हैं। तो आप अपने पास ना एक तो नोट ये लिखेंगे, अब जरा नोट लिखते हैं अपने पास। एक तो इंपॉर्टेंट नोट ये है जो कि एनोड के लिए, कि whenever the cation present in the electrolyte whenever the cation present in the electrolyte and the anode are made up of the same material, of the same material, यानी वो इनर्ट ना हो। ठीक है ना, इनर्ट नहीं होगा जब सेम मटेरियल का बना होगा, फिर वो कोई रिएक्टिव ही होगा। are made up of the same material, then none of the ions, then none of the anions in the electrolyte will deposit on the anode. Instead, the anode will dissolve itself into the electrolyte. यानी एनोड ऑक्सीडाइजेज इटसेल्फ। तो आपने एक बात याद रखनी है कि जब रिएक्टिव इलेक्ट्रोड यूज करते हैं और इलेक्ट्रोड में से एनोड सिर्फ अगर ऐसे मटेरियल का बना है जिसका कैटाइन सॉल्यूशन में मौजूद है, तो फिर एनोड क्या करता है? इंस्टेड ऑफ अट्रैक्टिंग एनाइंस फ्रॉम सॉल्यूशन, वो खुद ऑक्सीडाइज होना शुरू कर जाता है, यानी खुद डिसॉल्व होना शुरू कर जाता है। ठीक है ना? तो एक नोट तो आपने ये याद रखना है। इसके अलावा जरा वापस जाते हैं, मुझे बताओ कैथोड के ऑब्जर्वेशन क्या है? क्या आपके पास उस पे रेडिश पिंक सॉलिड क्या होते जा रहे हैं? डिपॉजिट होते जा रहे हैं। एनोड की क्या ऑब्जर्वेशन लिख सकते हैं? कि एनोड स्टार्ट्स डिसॉल्विंग। ठीक है, और एक टाइम आएगा इलेक्ट्रोलिसिस खत्म हो जाएगी। वो कौन सा टाइम होगा? जब ये सारा का सारा एनोड क्या कर गया सोल्यूशन में? डिसॉल्व कर गया। तो फिर आपका क्या हो जाएगा? सर्किट इनकम्प्लीट, अब फर्दर इलेक्ट्रोलिसिस नहीं हो सकती क्योंकि सारा एनोड खत्म हो गया। अगर आप चाहते हैं कि दोबारा से इलेक्ट्रोलिसिस हो, आपको इसको रिचार्ज करना पड़ेगा। कैसे? कि एक और नया कॉपर का एनोड लेके आना पड़ेगा और सोल्यूशन में डिप कराना पड़ेगा, तो तब दोबारा से इलेक्ट्रोलिसिस शुरू हो जाएगी। ठीक है ना? तो एनोड स्टार्ट्स डिसॉल्विंग। अच्छा, एक और ऑब्जर्वेशन भी है, एक और नोट है, बल्कि ऑब्जर्वेशन तो नहीं है। इसी के साथ ही लिख लेते हैं। देखो जी दी एनोड विल डिसॉल्व, एनोड विल dissolve means that the solid copper
in the anode comes into solution and forms copper 2 ions। इस तरीके से वो डिसॉल्व हो रहा है कि वो जो कॉपर सॉलिड है वहां पे, वो सॉल्यूशन में आयन के तौर पे जाके डिसॉल्व हो गया है, और उसने अपने इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो इलेक्ट्रोड के ऊपर ही छोड़े होंगे। बस ये आपने दो नई बातें सीखनी थी। अब इसके ग्राफ्स, इससे रिलेटेड ग्राफ्स क्या है रिएक्टिव इलेक्ट्रोड से, तो वो भी देखने हैं, लेकिन उससे पहले जरा हम ऑब्जर्वेशंस लिख लेते हैं। ड्यूरिंग दिस इलेक्ट्रोलिसिस, ऑब्जर्वेशंस ड्यूरिंग दिस इलेक्ट्रोलिसिस, एक तो ये कि कैथोड पे क्या ऑब्जर्वेशन लिख सकते हैं कि रेडिश पिंक सॉलिड इज डिपॉजिटेड, और इस दफा आपके पास ऑन द कैथोड, सॉरी, ऑन द कैथोड, और इस दफा एनाइन पे कोई कलरलेस गैस नहीं बन रही, कुछ भी आके एनाइन पे डिपॉजिट नहीं हो रहा। इंस्टेड आपका यही एनोड जो है, यही जो आपका एनोड है, वो क्या करना शुरू हो गया, ये जो हमारा एनोड है ये डिसॉल्व होना शुरू हो गया सोल्यूशन में। ठीक है, तो यही ऑब्जर्वेशन होगी कि एनोड विल स्टार्ट डिसॉल्विंग, एनोड विल स्टार्ट टू डिसॉल्व। ठीक हो गया। इसके अलावा अब जरा ब्लू कलर ऑफ द सॉल्यूशन पे दोबारा कमेंट करते हैं। मुझे बताओ, हमने सॉल्यूशन में इलेक्ट्रोलाइट क्या यूज किया था? यस, यस। कॉपर 2 सल्फेट। कॉपर 2 सल्फेट का हमने इलेक्ट्रोलाइट यूज किया हुआ। तो इस सॉल्यूशन का इनिशियली कलर कैसा होगा? इसमें कॉपर 2 प्लस आयन है, ब्लू होगा। ब्लू कलर होगा। ठीक है, अब ये जो कॉपर 2 प्लस आयन है ये तो जाके कॉपर सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है, तो क्या सॉल्यूशन का कलर फेड होगा? नहीं होगा, क्यों नहीं होगा? क्योंकि एनोड तो डिसॉल्व हो रहा है ना। अच्छा, यस, ये इस वाले में। इसी तरीके हाँ, से एनोड। कॉपर सॉलिड जो है, जो इलेक्ट्रोलाइट में पड़ा था, वो जैसे जैसे कॉपर, सॉरी, कॉपर 2 प्लस जो इलेक्ट्रोलाइट से आ रहा था, वो जैसे जैसे कॉपर सॉलिड की फॉर्म में आपके कैथोड पे डिपॉजिट होता जा रहा है, वैसे वैसे एनोड क्या करता जा रहा है, और कॉपर 2 प्लस सोल्यूशन में भेजता जा रहा है, खुद डिसॉल्व होके। ठीक है, तो सोल्यूशन में जो कॉपर 2 प्लस की आयन की कॉन्सेंट्रेशन है ना, वो चेंज नहीं हो रही। जितना जाके डिपॉजिट हो रहा है उतना ही एनोड को अलाउड है और आयंस बनाना। ठीक है ना? तो बेसिकली हमारे पास कॉपर 2 प्लस सोल्यूशन में क्या है, रह रहा है, कांस्टेंट रह रहा है। तो कलर ऑफ द सोल्यूशन फेड होगा? नहीं होगा। कलर लेस जाएगा या सोल्यूशन नहीं जाएगा? ठीक है ना? तो हमारे पास जैसे जैसे कॉपर 2 प्लस इधर से इलेक्ट्रोलाइट से उठ के इधर जाके डिपॉजिट होता जा रहा है, वैसे वैसे एनोड और कॉपर 2 प्लस सोल्यूशन में भेजता जा रहा है। ठीक है ना? तो इस वजह से इस दफा जो है हमारा सोल्यूशन का कलर जो है, वो जो है आपको उसको क्या होगा, तो हम उसको कहेंगे कि एक बड़े लंबे अरसे के लिए या बड़े लंबे टाइम तक कलर क्या रहना चाहिए, हमारा सेम रहना चाहिए। अनलेस एक टाइम ऐसा आएगा जब एनोड क्या हो जाएगा, बिल्कुल डिसॉल्व हो जाएगा, तो उस टाइम पे थोड़ा सा फेड हो सकता है, लेकिन कलर लेस बिल्कुल कभी भी नहीं होगा। ठीक है ना? क्योंकि जब एनोड खत्म हो जाएगा ना, तो सर्किट ब्रेक हो जाएगा, इलेक्ट्रोलिसिस भी उस टाइम रुक जाएगी, और फर्दर और कॉपर डिपॉजिट भी नहीं हो पाएगा आपके कैथोड के ऊपर। ठीक है ना? तो हम उसको बोलेंगे जी, इसकी थर्ड ऑब्जर्वेशन जो सबसे इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है इधर भी, वो ये है, इन दोनों में फर्क ये है कि कॉपर सल्फेट की अगर मैं इनर्ट और अगर रिएक्टिव इलेक्ट्रोड्स में कराऊं, तो ऑब्जर्वेशन में फर्क क्या आता है, ये फर्क आता है ऑब्जर्वेशन में। तो द ब्लू कलर ऑफ सॉल्यूशन द ब्लू कलर ऑफ सॉल्यूशन remains same for a long time। ठीक है, तो द ब्लू कलर ऑफ द सॉल्यूशन रिमेन सेम फॉर अ लॉन्ग टाइम। लास्ट हमने अब इसके दो ग्राफ्स देखने हैं, एक एनोड के लिए ग्राफ देखना है और एक कैथोड के लिए ग्राफ देखना है।
इसी इलेक्ट्रोलिसिस में एनोड का ग्राफ क्या होगा, मास वर्सेस टाइम पे, उसको देखना है। और जो कैथोड का ग्राफ है उसको देखना है मास वर्सेस टाइम में उसके साथ क्या हो रहा है। ठीक है। अगर एनोड का ग्राफ देखें ना तो उसमें आप मास ऑफ एनोड वाई एक्सिस पे प्लॉट करोगे। और अगर कैथोड का ग्राफ देखें तो कैथोड के ग्राफ में आपके पास मास ऑफ कैथोड हम वाई एक्सिस पे प्लॉट करेंगे। और दोनों को विद रिस्पेक्ट टू टाइम देखेंगे, क्या वो बढ़े हैं क्या वो कम हो रहे हैं। ठीक है। अब मुझे बताना, क्या इनिशियली दोनों ही इलेक्ट्रोड्स का अपना अपना मास नहीं होगा कोई। ये ऑब्वियसली कॉपर सॉलिड के बने हुए हैं, कॉपर के रॉड्स हैं, इनको अगर मास बैलेंस पे रखेंगे बिफोर इलेक्ट्रोलिसिस तो उनका कोई अपना मास होगा ना। बिल्कुल होगा। ठीक है। जरा कैथोड वाला क्योंकि हम पहले करके आ चुके हैं तो मुझे बताना, विद रिस्पेक्ट टू टाइम कैथोड का एक अपना इनिशियल मास है। ठीक है। एक अपना इनिशियल मास है, वहां से ग्राफ शुरू होगा। और कैथोड पे क्या रिएक्शन हो रहा है, कैथोड पे कॉपर सॉलिड आके डिपॉजिट होती जा रही है तो इसका मास बढ़ेगा कम होगा। इंक्रीज होगा। मास इंक्रीज होता जाएगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और एक टाइम आएगा जैसे ही इलेक्ट्रोलिसिस खत्म होगी मास कांस्टेंट हो जाएगा, यानी वो फाइनल मास होगा उसका। एनोड के लिए बारे में क्या ख्याल है, एनोड जब आया सोल्यूशन में रिएक्टिव एनोड तो उसका अपना एक इनिशियल मास था, वो विद रिस्पेक्ट टू टाइम सोल्यूशन में डिसॉल्व होता जा रहा है। उस पर कुछ चीज़ डिपॉजिट नहीं हो रही, वो खुद डिसॉल्व होता जा रहा है। तो एट द एंड ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस एनोड का मास को क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है ना, खत्म होता जा रहा है उसका मास, डिसॉल्व होता जा रहा है वो सारा। ठीक है। तो वो मास ऑफ एनोड जो है उसकी एक अपनी वैल्यू होगी इनिशियल, और वो उस वैल्यू से क्या करता जाएगा, कॉन्स्टेंटली डिक्रीज करता जाएगा जब तक पूरे तरीके से खत्म नहीं हो गया, यानी जीरो तक नहीं आ गया, जीरो कर लेते हैं इसको। ठीक है ना। तो उसका डिक्रीजिंग ग्राफ बनेगा हमारे पास। इन ये रिएक्टिव इलेक्ट्रोड्स के केस में, अगर हम इनर्ट इलेक्ट्रोड्स की बात करें तो कैथोड का मास तो बढ़ता है, लेकिन एनोड का मास क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है, अनलेस एंड अनटिल उस पर कुछ सॉलिड आकर डिपॉजिट हो। गैसेस भी जो आती हैं उसके अराउंड कलरलेस गैस बबल्स बना रही होती हैं बस। ठीक है। तो वो एनोड पे डिपॉजिट नहीं होती गैसेस। क्लियर है इतनी बात। क्लियर है सर। अब इधर सुनना, इस चीज की एप्लीकेशन रिएक्टिव इलेक्ट्रोड्स की एप्लीकेशन किस में, इलेक्ट्रोप्लेटिंग में। कि आप अपना एनोड ऐसा बनाते हैं, जो भी मेटल आपने इस इधर सामने लगे हुए कैथोड पे डिपॉजिट कराने, आप उस मेटल का क्या उठा लेते हो, अपना एनोड उठा लेते हो और उसी मेटल का आयन सोल्यूशन में रख देते हो। इलेक्ट्रोलाइट ऐसा उठाते हो उसी मेटल का आयन हो, ताकि एनोड डिसॉल्व हो और वो मेटल आयन जाके किधर डिपॉजिट होता जाए, कैथोड पे। तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग में फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं गोल्ड का लगाऊं एक एनोड, गोल्ड का एनोड लगा दूं, ठीक है, एजी का, और यहाँ पे मैं रख दूं एक रिंग। तो ये गोल्ड क्या करेगा, सॉल्यूशन में आयनाइज होता जाएगा, और ये आयनाइज्ड गोल्ड इस पे जाके एज एजी सॉलिड, सॉरी ए यू सॉलिड या एजी सॉलिड क्या करता जाएगा, डिपॉजिट होता जाएगा। तो इसकी एप्लीकेशन है रिएक्टिव इलेक्ट्रोड्स की एप्लीकेशन किधर है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग में। वो हम करेंगे फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए आपने ये वाला केस रिएक्टिव इलेक्ट्रोड्स वाला जो है इसको कंप्लीटली याद करना है। चलो, ओके, फिर अल्लाह हाफिज़।